2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरीके से तनाव हुआ, युद्ध जैसी स्थिति बनी, लेकिन युद्ध नहीं हुआ, सीज फायर हो गया, तो लोगों को इंदिरा गांधी की याद आ गई, 1971 का दौर याद आ गया। और आपने देखा होगा, अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिन से इंदिरा गांधी सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में आ गई थी। उनके पुराने बयान, उन्होंने 1971 वॉर में क्या कुछ किया था, क्या उनका योगदान था और कैसे पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए थे, ये सारी चीजें एक बार फिर से चर्चा में आ गई थी। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इंदिरा गांधी की चर्चा शुरू हुई तो फिर 2013 की विकीलीक्स की वो रिपोर्ट भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बटोरने लगी, जिसमें कि यह दावा किया गया था कि पड़ोसी देश को परमाणु बम की तकनीक देने की पेशकश भी इंदिरा गांधी की तरफ से की गई थी। आयरन लेडी के नाम से मशहूर इंदिरा गांधी से जुड़ी इस खबर का सच क्या है, इस रिपोर्ट का सच क्या है, आज यही समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यह दावा मेरा या पंकज जी का नहीं है, यह दावा विकीलीक्स ने किया था और यही रिपोर्ट आनंद रंगनाथन ने भी शेयर की है। और अब तो खैर बहुत लोग इसे शेयर करते हुए सवाल खड़े कर रही हैं। पंकज जी, विकीलीक्स की एक रिपोर्ट जो अब वायरल हो रही है, जरा समझाने की कोशिश कीजिए, क्या वाकई इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर बम बनाने की तकनीक की पेशकश की थी? नहीं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने की पेशकश की थी, बम बनाने की नहीं। देखिए, 1974 में भारत ने सबसे पहला अपना परमाणु परीक्षण किया था, जिसे बुद्धा लाफिंग नाम का कोडवर्ड दिया गया था। लेकिन बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि 1974 में जब पहला परमाणु स्माइलिंग बुद्धा, हाँ स्माइलिंग बुद्धा, माफी, तो स्माइलिंग बुद्धा उसका कोडवर्ड था। लेकिन बहुत सारे लोग आज तक ये समझ नहीं पाए कि जब 1974 में हमने परमाणु परीक्षण कर लिया था तो परमाणु बम हमारे पास क्यों नहीं था, फिर अटल जी को फिर से दोबारा परमाणु परीक्षण करने की क्यों जरूरत पड़ी, या तब एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन हुआ कि हाँ भारत के पास परमाणु बम है, यही हुआ था ना। तो दो तरह की थ्योरी है। पहली थ्योरी यह है कि या तो 1974 वाला स्माइलिंग बुद्धा असफल प्रयोग था, कि भारत ने हो सकता है टेस्ट किया हो लेकिन परमाणु बम बनाने में सफलता नहीं हासिल हुई हो, यही हो सकता है ना। या फिर दूसरा यह होगा कि चारों तरफ से बैन के डर से उस प्रोजेक्ट को डिसमेंटल कर दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। और क्या कारण हो सकता है, जब आपने 1974 में जब परीक्षण कर लिया है तो 1998 1999 में क्या क्यों जरूरत पड़ी वो डिक्लेयर करने की। तो ये दोनों थ्योरी कि या तो वो परीक्षण फेल हुआ होगा या इंटरनेशनल दबाव में उस प्रोग्राम को अबॉर्ट कर दिया गया होगा भारत द्वारा। लेकिन कुछ और घटनाएं घटी हैं उसके बाद से, आप ध्यान से सुनिएगा। भारत के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, उनकी संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई थी। ठीक। आज तक नहीं पता चला कि कैसे मरे, क्यों मरे, क्या, उसके बारे में बहुत तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जिसमें मैं नहीं जाना चाहता। उसके बाद से लगातार आप देखिए कि भारत के परमाणु अनुसंधान केंद्र से जुड़े अलग अलग वैज्ञानिकों की अलग अलग तरीके से रहस्यमय मौत होती गई। 11 की लिस्ट पब्लिश्ड है। क्या यह सीआईए का कोवर्ट ऑपरेशन था? मुझे नहीं पता। अगर यह कोवर्ट ऑपरेशन था तो फिर इसका आ जाइए, आनंद रंगनाथन और राहुल शिवशंकर वगैरह जो विकीलीक्स का जो केबल है, विकीलीक्स का केबल कहता है कि 1974 में ही, शायद 18 मई या 8 मई 1974 में इंदिरा गांधी ने संसद भवन के पटल पर खड़े होकर यह कहा था कि अब हमने पाकिस्तान को एक ऑफर दिया है, और ऑफर यह दिया है कि न्यूक्लियर जो पावर है, एनर्जी है, उसका हम दोनों मिलकर उपयोग कर सके। उसके फायदे नुकसान हमने बताया। जुल्फिकार अली भुट्टो ने इनकार कर दिया था उस चीज को। चिट्ठी भी लिखी थी ना इसको लेकर, तो शायद इंदिरा गांधी ने। हाँ, चिट्ठी वही बता रही थी कि मैंने चिट्ठी लिखी है। अच्छा। अब बताइए, जो आपका इतना बड़ा दुश्मन है, जिस देश को 1971-72 में आप दो टुकड़ों में तोड़ चुके हैं, और उसके साथ 1.5 साल बाद ही आप उसी देश के प्रधानमंत्री को यह चिट्ठी लिख रहे हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर आर्मामेंट्स का हम तुमको ऑफर दे रहे कि दोनों मिलकर करो। यह आश्चर्य नहीं लगता, वियर्ड नहीं लगता आपको? ऐसा होता है क्या? लेकिन यह हुआ है। और दोनों ये जो आप दिखा रही हैं विकीलीक्स का केबल है, और जो पार्लियामेंट की जो रिकॉर्डिंग्स होती है उसमें बकायदा अंकित है ये बात। तो कहानी कुछ इस तरह की है
हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन कहानी इस तरह की है कि 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ, 1974 में भारत ने पहला परीक्षण किया। उसके बाद भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आ गई। शिमला समझौता की वजह से उनकी पहले से बहुत आलोचना हो रही थी कि ये एक जीती हुई बाजी हार गए। 93 के 93,000 सैनिकों को वापस कर दिया, अपने 54 एयरफोर्स के जवानों को वापस नहीं ले पाई। पूरी की पूरी जमीन, खास करके वेस्ट पाकिस्तान में जो हमने ली थी, वो पूरी की पूरी जमीन छोड़ दी गई। उस वक्त हमारे पास मौका था कि हम अपने चिकन नेक को थोड़ा सा चौड़ा कर ले, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को, और मुजीबुर रहमान राजी थे इस बात के लिए। मुजीबुर रहमान राजी थे कि अपना आप जो चिकन कॉरिडोर को चौड़ा कर दिए, वो हमेशा के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। उस वक्त की स्थिति तो ऐसी थी कि इंदिरा गांधी कुछ भी शर्तें थोप सकती थी, चाहे पाकिस्तान पर चाहे बांग्लादेश पर, दोनों मान जाते। सॉफ्ट रवैया, बिल्कुल। मतलब इतनी बड़ी जंग लड़ने के बाद, जीत हासिल करने के बाद फिर एकदम से सॉफ्ट हो जाना। नहीं, और मुजीबुर रहमान तो बिल्कुल इंदिरा गांधी के एक तरह से कह सकते हैं पपेट टाइप के उस वक्त बिहेव कर रहे थे। लेकिन उस वक्त क्यों नहीं किया, इसको लेकर कई तरह की थ्योरीज है। देखिए, मैं इंदिरा गांधी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत बड़ी नेता थी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। बांग्लादेश में जो सक्सेस हुआ उसके बारे में कोई दो राय नहीं, लेकिन उसके बाद जो कुछ घटनाक्रम हुआ, और इसी की वजह से आप साल दर साल, वो प्रेसिडेंट है ये जुल्फिकार अली भुट्टो, फिर वो हारने के बाद इतना पॉपुलर होता है कि वो 74 से 77 तक वहां का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है चुनाव लड़के। ऐसा कहीं देखा है क्या कि हारा हुआ देश का नेता वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए? और उसी 77 में इंदिरा विरोधी लहर चलती है भारत में, और ये बुरी तरह हार जाती है, सारी पार्टियों जनता पार्टी की सरकार बन जाती है। इसका मतलब कि उस जीत के बाद से 77 तक इन 5 सालों में कुछ ऐसा हुआ था जिसने इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी अचानक बहुत कम कर दी थी, और ये सब ब्लंडर से एक के बाद एक वो गलतियां करती जा रही थी। ये युद्ध तक वो भले दबाव में नहीं आई, लेकिन युद्ध के बाद वो बहुत दबाव में थी, बहुत दबाव में। लेकिन पंकज जी, इतना बड़ा फैसला था कि आप न्यूक्लियर तकनीक देने की पेशकश कर रहे हैं, पाकिस्तान जैसे देश सब कुछ देने के लिए तैयार थे, सब कुछ पाकिस्तान को दे दिया। भुट्टो ने उसे खारिज कर दिया। इसके पीछे की कोई वजह निकलकर सामने नहीं आई क्या? क्योंकि जितना मैंने पढ़ा, ये इनको पता था कि ये शांतिपूर्ण परीक्षण है, इससे गैस वगैरह के भंडारण में फायदा हो सकता है, लेकिन भुट्टो क्यों नहीं माने फिर इसके लिए? अरे भाई, जब इतना ही शांति प्रिय परीक्षण था तो फिर कई देशों ने बैन लगाने की धमकी क्यों देती? ये सब बहानेबाजी है। कुल मिला के आपने न्यूक्लियर बम का परीक्षण टेस्ट किया था, नहीं तो अगर शांतिपूर्ण होता ना तो इतने अंतर्राष्ट्रीय दबाव नहीं आते। और सबसे बड़ी बात कि वो स्माइलिंग बुद्धा प्रोजेक्ट से जुड़े वैज्ञानिकों की एक के बाद एक रहस्यमय परिस्थितियों में मौत क्यों हुई, कई की हत्या हो गई, क्यों? अगर सब कुछ इतना ही अच्छा था तो। अब मैं एक और बात कहता हूं, एक किताब है, ये शायद नटवर सिंह ने लिखी है इस किताब को, विदेश मंत्री थे, पूर्व विदेश मंत्री। उन्होंने ये लिखा है कि 1971 वॉर के बाद CIA के एजेंट्स भारत के केंद्रीय सरकार में आकर बैठे हुए थे। यह नटवर सिंह ने अपनी किताब में लिखा है। अब मैं इसमें क्या बोलूं कि अगर सही में CIA के एजेंट्स अगर केंद्र सरकार के कोर टीम में शामिल थे तो इसके बारे में सिर्फ हैरानी जताई जा सकती है। उसके बाद से अचानक पाकिस्तान की तरफ बेंड होता जाना। पाकिस्तान उस वक्त बिल्कुल अमेरिका के पाले में था, याद रखिए, बिल्कुल अमेरिका के पाले में था, और भारत को रशिया सपोर्ट कर रहा था। तो अमेरिका के एक पपेट कंट्री को लगातार ऑफर पे ऑफर देना, और यहां तक ऑफर देना कि न्यूक्लियर पावर भी तुम बन जाओ, और फिर शिमला एग्रीमेंट में सब कुछ उन्हें दे देना, यह जीती हुई बाजी की निशानी तो नहीं थी। कुछ तो ऐसा हुआ होगा। एक और जो थ्योरी चलती है वो ये कि जब शिमला एग्रीमेंट करने हो रहा था तो जुल्फिकार अली भुट्टो अपनी बेटी बेनजीर भुट्टो को साथ लेकर आए थे। और बेनजीर भुट्टो को यंग थी, डायनेमिक थी, इंग्लिश बहुत अच्छा बोलती थी। इंदिरा गांधी से मिलाया और ये कहा कि ये आप ही की बेटी है। यूएस मीडिया में चर्चा यह थी कि शायद बेनजीर भुट्टो की राजीव गांधी के साथ शादी करा देंगे। ये यूएस मीडिया में उस वक्त रिपोर्ट छपी थी। और एक सॉफ्टनेस की वजह यह भी बताई जा रही है, हालांकि बहुत तरह की ये थ्योरी है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। उस समय यूएस मीडिया
मतलब इस हद तक रिश्तेदारी की बात चली आई थी और यही इंदिरा गांधी को शायद सॉफ्ट कर गया। और उस इसी वक्त न्यूक्लियर सोनिया और गांधी इसी कहे, परमाणु बम की धमकी, मतलब सोचिए शुरुआत इसकी कहां से हुई थी, हमने कितनी बार सुनी जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जैसी स्थिति हुई। हाँ, आज तो जो स्थिति है वो हर कोई जानता है। हर हफ्ते पाकिस्तान धमकी देता है कि परमाणु बम पटक देंगे। वो जो बेनजीर भुट्टो राजीव गांधी वाले में बता रहा था, दोनों राजीव गांधी और बेनजीर भुट्टो दोनों लंदन में रहते थे उस वक्त और दोनों पढ़ रहे थे कैम्ब्रिज में ही। ठीक है, चलिए और फिर मान ही बताया लेंगे। जाता है कि एक तरह से हाँ। वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, यूएस मीडिया में छप रही थी। अब मुझे सच्चाई न मुझे पता है और न किसी को यहाँ कोई उसको प्रूफ कर सकता है। लेकिन लेकिन जो लेकिन सॉफ्ट जो कॉर्नर हुआ, परिस्थितियां थी, जो जी सॉफ्ट बिल्कुल कॉर्नर हुआ, वो उसको लेकर कहीं ना कहीं ये सब चीजें जोड़कर देखी जा रही होंगी। बहरहाल मुझे लगता है पंकज जी, बिल्कुल बिल्कुल आप कुछ और पॉइंट बचा है जो आपको बताना है दर्शकों को, नहीं तो खत्म करते हैं वीडियो को। नहीं, मैं ये इतना सिर्फ बताऊंगा कि 1971 तक जब तक बांग्लादेश वॉर हुआ तब तक भारत बहुत हद तक रूस के पाले में था। लेकिन वो युद्ध ऐसा रहा कि हम जीते, लेकिन उसी वक्त से भारत अमेरिका के तरफ धीरे धीरे जो झुकाव होना शुरू हो गया, बाद में राजीव गांधी ने उसे और बढ़ाया और फिर आज देखते रहे वो। अब क्या हुआ था उस वक्त मुझे नहीं पता, लेकिन ये सारी जो केबल्स आ रहे हैं कि पाकिस्तान को ऑफर कर दिया। और एक और है बात, बहुत सारे लोग आज भी डिफेंस एक्सपर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो परमाणु भंडार है वो सीआईए के एजेंट्स निगरानी करते हैं और वो दरअसल अमेरिका का ही है, जो कि रूस और चाइना को सेंटर में रखकर, फोकस में रखकर वहां पे सुरक्षित रखा गया, उसकी निगरानी अमेरिका करता है। अब मुझे ये भी नहीं पता कि इसमें सच्चाई क्या है। ठीक है, चलिए दर्शकों के ऊपर छोड़ पाकिस्तान देते हैं। पाकिस्तान पाकिस्तान अमेरिका का दुलारा बच्चा है और जब से पाकिस्तान बना है अमेरिका लगातार उसकी मदद करता रहा है। अभी देखिए ना, मुसीबत आया तो आईएमएफ से फंड दिला दिया। दुनिया का एकमात्र देश ऐसा है जिसको 24 बार बेल आउट किया गया है, किसी भी देश को नहीं किया गया। इसका मतलब आईएमएफ क्या होता है, अमेरिका है वो। इसलिए मैं बोला कि बहुत दुलारा बच्चा है जिसके पाल पोस के रखा गया है कि जब हम अफगानिस्तान लड़े तब भी तुम काम आओ, कल को जाके चाइना से लड़े तब भी तुम काम आओ, ईरान से लड़े तब भी तुम काम आओ। तो मेरे बच्चे, तुम कम से कम जिंदा रहो, अमीर बनो या ना बनो, लेकिन तुम्हें जिंदा रखेंगे डोज दे देके, कोरामिन की टैबलेट खिला खिला के उसको पाले पोसे हुए। ठीक है, देखिए सच्चाई क्या है, दावा सिर्फ किया गया, उसको लेकर हमने सारे फैक्ट्स को जोड़ने की कोशिश की, आप तक पहुंचाया। अब आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, अपनी राय आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।